हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने फिर पेश हूँ डॉक्टर आर के भारती, और आपके लिए एक वीडियो पेश कर रहा हूँ। ये वीडियो बुक सेकंड जो है आपके एसआई डिप्लोमा कोर्स की, उससे संबंधित है। और मैं इस वीडियो में वो महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा आपको जो सेकंड पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो इस सेकंड पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनका फर्स्ट पार्ट है, और इस वीडियो को आप ज़रा ध्यान से देखिए। और इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आप समुचित रूप से तैयार कर लीजिए। तो जो चैप्टर 1 है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज एंड प्रिवेंशन, यानी बीमारियों का जो किस तरह से होती हैं और उसको किस तरह से बचा बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज का मतलब है कि बीमारियां कैसे होती हैं, क्या कारण होते हैं बीमारियों के। तो आपको इस चैप्टर के अंदर एक तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में पता होना चाहिए। तो एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रायड होता है उसमें आपको बताया गया है कि 3 फैक्टर्स होते हैं, जिनमें एक एनवायरनमेंट है, दूसरा होस्ट है, और तीसरा जो है वो आपका बैक्टीरिया या डिजीज एजेंट होता है। और ये तीनों मिलने के बाद में इनका एक जो ट्राइंगल बनता है, ये ट्राइंगल जो है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड या एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल कहलाता है। तो इसकी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में हाउ डिजीजेस स्प्रेड्स, बीमारियां किस तरह से फैलती हैं। तो इसमें आपको जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा कि कुछ एजेंट फैक्टर होते हैं और कुछ जो फैक्टर होते हैं वो होस्ट फैक्टर होते हैं। एजेंट फैक्टर के अंदर आपको पता है कि जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, यानी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंगस, ये बीमारियां फैलाते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं, और कुछ मैकेनिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे किसी को कोई चोट लग जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो एक मैकेनिकल फैक्टर है। इसके सिवाय जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, यानी जो समाज में आपकी कुछ ऐसी कंडीशन में, जैसे गरीबी है, या ड्रग्स लेने की आदत है, शराब पीने की आदत है, या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करना, खा पी करके पड़े रहना, तो ये जो है आपका एजेंट फैक्टर हो सकता है। अच्छा, तो होस्ट फैक्टर जो है इसके बारे में भी आपको बताना। और होस्ट फैक्टर में आपको एज, सेक्स, हेरिडिटी, यानी खानदान में किसी को पहले कोई ये बीमारी थी या नहीं थी, पोषण किस तरह का मिल रहा है, उनका व्यवसाय क्या है, तो ये सब आपका जो है होस्ट फैक्टर होता है। और एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर आप जानते हैं कि वहाँ का जो भी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में आप बात करेंगे। वहाँ कितने बैक्टीरिया हैं, कितने पैरासाइट्स हैं, कितनी सफाई है, वहाँ पे किस किस किस्म की बीमारियाँ बहुत कॉमन है, मक्खी मच्छर कितने हैं वहाँ पे। तो ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर में वो है आइसबर्ग ऑफ द डिजीजेस। तो आइसबर्ग ऑफ डिजीजेस का मतलब होता है कि आप जो बीमारियां हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ ही बीमारियां आपको पता लगती हैं और बाकी बीमारियां छिपी हुई होती हैं। जैसे कि एक जो हिमखंड होता है वो पानी में डूबा हुआ होता है, तो ऊपर का जो पोर्शन होता है वो तो थोड़ा सा दिखलाई देता है, लेकिन बाकी का उसका हिस्सा दिखलाई नहीं देता। तो दिस इज कॉल्ड आपका आइसबर्ग ऑफ द डिजीजेस। तो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये जो विभिन्न टर्म्स होती हैं आपके इसमें बीमारियों के विषय में, तो इन टर्म्स में से कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे कैरियर कौन होता है, आपका पेंडेमिक किसको बोलते हैं, और स्पोरेडिक डिजीजेज कौन सी होती हैं, और एंडेमिक डिजीजेज कौन सी होती हैं। तो इसमें आप कम्युनिकेबल डिजीजेज कौन सी हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कौन सी हैं। यानी एक तो इन्फेक्शन, संक्रमण क्या होता है, दूसरा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, बीमारी कहाँ से फैलती है, तीसरा इन्फेस्टेशन, यानी जो आपके कीड़े पड़ जाते हैं पेट के अंदर, वर्म्स जो आ जाते हैं, इसको इन्फेस्टेशन बोलते हैं। और इसके बाद में
आपको पता है कंटेजियस डिजीज वो होती हैं जो बहुत ज़्यादा छूटदार होती हैं और आसानी से एक दूसरे को लग जाती है, जैसे कि इसके बीच अच्छा जूनोटिक डिजीज वो बीमारियां होती हैं जो कि पशुओं के द्वारा, जानवरों के द्वारा फैलती हैं। और एपिडेमिक जो होते हैं वो जब बीमारी बहुत बड़े लेवल पे फैल जाती है तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं। और एंडेमिक कोई बीमारी किसी भी एरिया में जब लगातार होती रहती है तो उसको एंडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक जैसे कोरोना फैला सारी दुनिया में तो ये पेंडेमिक कहलाता है। और कैरियर की परिभाषा आपको आनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जो बीमार होकर के बाद में बीमारी फैलाता रहता है वो कैरियर कहलाता है बीमारी का जो है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसकी परिभाषा भी आपको आनी चाहिए कि ये शरीर में बीमारी के कीटाणु आने के बाद में बीमारी के लक्षण प्रकट होने तक के बीच का जो समय होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फोमाइट्स का पता होना चाहिए आपकी। फोमाइट्स वो सामान होता है जो कोई रोगी इस्तेमाल करता है। इसी तरह से वेक्टर जो है वो कीट पतंगे, मक्खियां वगैरह होती हैं जो बीमारी फैलाती हैं। आइसोलेशन का मतलब आप जानते हैं किसी रोगी को अलग कर देना और उसको स्वस्थ लोगों से अलग रख देना, आइसोलेट कर देना। तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा व्हाट आर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, यानी बीमारियां किस किस तरह से फैलती हैं। तो आपको बताना पड़ेगा इसमें कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकती हैं, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकती हैं, ये जो है जो दूषित मिट्टी है उसके द्वारा फैल सकती हैं, और ये बीमारियां जो हैं हवा में एयरबॉर्न हो सकती हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा या कोरोना हो सकता है, या फोमाइट बॉर्न होती हैं जो कि आपका सामान जो रोगी का होता है, जैसे हैजे का मरीज है या कोई प्लेग का मरीज है तो उसके जो बिस्तरे हैं उसके कपड़े वो बीमारी फैला सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में वो है व्हाट आर नोटिफाइबल डिजीजेस, यानी वो बीमारियां कौन सी हैं जिनके हो जाने पे उनको आपको घोषित करना पड़ेगा, यानी अपना जो आपका बॉस है उसको बताएंगे। तो इसकी एक लिस्ट है लंबी जिसको आप देख सकते हैं और उसमें आपको ये नोटिफाइबल डिजीजेस का नाम लिखा हुआ मिलेगा। इन बीमारियों को आपको लिखना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो है आपका माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन होता है जिसको आप बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। और सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है इसके अंदर आपको पता है कि आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है बैक्टीरिया क्या होता है उसके बारे में, या प्रोटोजोआ क्या होता है, या वायरस क्या होता है इसके बारे में। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कौन सा वातावरण सही होता है, कौन से फैक्टर हैं जिनमें बैक्टीरिया की ग्रोथ जल्दी होती है, कौन से फैक्टर हैं जिनमें आपके वायरस जो होता है उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, और बैक्टीरिया किस किस किस्म के होते हैं, यानी कोकाई, बेसिलाई, ये सब जो है वो बैक्टीरिया हैं। अच्छा, इसके सिवाय आपको पैरासाइटोलॉजी के अंदर जो आपका है जिसमें कि आप खास तौर से जो पेट में पड़ने वाले जो कीड़े होते हैं उनके बारे में, वर्म्स की बात करते हैं, तो इसमें आपको राउंड वर्म का लाइफ साइकिल पूछा जा सकता है। और इसी तरह से आपको जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि आर्थ्रोपोड्स जो है उनके ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। तो आपको बताना है आर्थ्रोपोड्स कौन होते हैं। अच्छा, इसके बाद में अमीबॉयसिस क्या बीमारी होती है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। काला आजार कैसे फैलता है और ये कौन सा जो एजेंट होता है इसका, इसके बारे में बताना पड़ेगा आपको जो है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सैंड फ्लाई के बारे में, व्हाट इज सैंड फ्लाई एंड विच डिजीजेज इट काजेज। इसके सिवाय जैसे कि मैंने कहा आपको कि जो आपका राउंड वर्म है जिसको आप गोल कृमि कहते हैं या जिसको एस्केरियसिस बोलते हैं, इसका इन्फेक्शन किस तरह से होता है इसको आपको बताना पड़ेगा। और इसी तरह से आपसे जो नेक्स्ट पैरासाइट है जिसके बारे में पूछा जाता है वो होता है
हुकवर्म जो है उसके इन्फेक्शन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपको उत्तर देना है। अब एक जो आपके से पूछा जाने वाला जो कॉमन इन्फेक्शन है, जिसको गिनी वर्म इन्फेक्शन बोलते हैं, और ये गिनी वर्म इन्फेक्शन जो होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा और ये क्या बीमारी होती है। इसके बाद में आपसे मच्छर का लाइफ साइकिल पूछा जा सकता है कि मच्छर का जीवन चक्र का वर्णन करो, और आपसे पूछा जा सकता है कि मक्खी के जीवन चक्र का वर्णन करो, तो वो आपको बताना पड़ेगा। मच्छरों के बारे में कोई शॉर्ट नोट लिखिए आप, तो उसमें मच्छर के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा आपको कि ये इसका शरीर कैसा होता है, इसकी कितनी दूर तक उड़ करके जा सकता है, एक बार में जो मादा होती है वो कितने अंडे देती है, और ये जो है किस तरह से मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जो है उनको स्प्रेड करते हैं, तो ये सब आपको बताना है। हाउस फ्लाई से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां, उनका नाम आपको बताना पड़ सकता है। सैंड फ्लाई का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। इसके सिवाय जो रेट फ्ली होती है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, और रेट फ्ली से जो बीमारी फैलती है जिसको प्लेग, नहीं अभी नहीं खाऊंगा, तो रेट फ्ली जो होती है उससे जो बीमारी होती है उन बीमारियों के बारे में बताना। और कई बार शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाता है लाउस के बारे में, तो ये जो जुएं होती हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन जो है एक इच माइट इसके बीच जिससे होता है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन इसके बीच, तो इसके बीच के बारे में आपको शॉर्ट नोट बनाना है, एक टिप्पणी लिखनी है। अच्छा, और व्हाट इज वेक्टर कंट्रोल, इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल, तो इसमें आपको ये बताना है कि किस तरह से आप कीट पतंगे जो होते हैं उनको कंट्रोल करोगे, और इसके लिए आपको क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे। फिर जो चूहे होते हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, चूहे कितने प्रकार के होते हैं और चूहे की लाइफ साइकिल क्या होती है, और चूहे से फैलने वाली कौन कौन सी बीमारियां, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है। और फिर इसके बाद में आपका अगला चैप्टर है वो है डिसइंफेक्शन एंड एंटीसेप्सिस। तो डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्सिस जो है इसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार के जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनके बारे में बताना है, और इनका किस तरह से प्रयोग किया जाता है, और कौन से नेचुरल एजेंट हैं जो कि बीमारियों को ख़त्म करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, और कौन से फिजिकल एजेंट्स होते हैं जिनके द्वारा आप बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। बैक्टीरिया और जो पैथोजेंस होते हैं, बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं, उनके लिए क्या क्या केमिकल्स जो होते हैं उनको यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका ये जो नेचुरल इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का चैप्टर है, और इस इम्यूनिटी के चैप्टर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि इम्यूनिटी क्या होती है, व्हाट इज इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, और इम्यूनाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, और जो वैक्सीन्स होते हैं वो देने का क्या फ़ायदा है। तो ये इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन होते हैं। और इसके बाद में आपको पता है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है, तो ये आपको बताना है। और इसके बाद में आपका जो चैप्टर है अगला, उसमें आपको ये बताना है कि जो वायल्स होते हैं जिनको आप रखते हैं वैक्सीन के, उनको किस तरह से एक से टेम्परेचर में लगातार आगे भेजा जाता है, जिसको कोल्ड चेन मेंटेनेंस कहते हैं। तो ये कोल्ड चेन मेंटेनेंस जो है इसके बारे में आपको आना चाहिए। देन आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और
ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपको ये भी बताना है कि आइसलाइन रेफ्रिजरेटर को इस्तेमाल करते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन्स वगैरह जो रखते हैं उसको किस तरह से रखना चाहिए, और वैक्सीन्स जो होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उनको किस तरह से इंजेक्ट किया जाता है, और जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो आपको बताना है कि कौन सा वैक्सीन किस उम्र में लगाया जाता है बच्चों को जो है, तो इसकी कितनी मात्रा में लगाया जाता है, और ये कौन कौन से वैक्सीन हैं जिनको आप वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वैक्सीन कितने तरह के होते हैं, यानी अटेन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं, डेड जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनसे बनाए हुए वैक्सीन होते हैं, तो इन सब को आपको बताना है। और फिर इसी बुक के अंदर जो कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जिनके बारे में आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एक तो मीजल्स के बारे में आपसे पूछा जाता है, मीजल्स क्या बीमारी होती है। इसके सिवाय आपसे जो है अब क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए और कोरोना के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, और इसके बाद में जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है वो है आपकी टिटनस, तो टिटनस के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो उसका आंसर आपको आना चाहिए, और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये इससे क्या बीमारी होती है। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत कॉमन बीमारी है, इंडिया में बहुत से लोग टीबी के शिकार होते हैं, तो इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, और टीबी का ट्रीटमेंट जो होता है उसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, और ये किस एज ग्रुप में होती है, किस वजह से होती है, तो ये सब आपको इसमें लिखना है इस चैप्टर के अंदर। और टीबी का ट्रीटमेंट कितने टाइम तक किया जाता है, तो इसके बारे में भी आपको लिखना चाहिए। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये टीबी के सिवाय रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, और डॉट जो होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाएगा, और जो टीबी है इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, तो इसके बारे में आपसे जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, और आपसे जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कॉलेरा जो है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कॉलेरा का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए, डिहाइड्रेशन क्या होता है, ओआरएस जो है वो देने की क्या इम्पोर्टेंस होती है, ओआरएस की कंपोजिशन क्या होती है, ये आपको बताना है। और फिर ये जो एक्यूट डायरियल डिजीजेज जो होती हैं इनका कारण क्या होता है और ये कैसे होती हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसके कॉमन कारण क्या होते हैं एक्यूट डायरियल डिजीजेज के। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पेपर के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें जो मतलब आपके पहला क्वेश्चन जो होता है जो 25 नंबर का होता है, और जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कई आंसर्स होते हैं जिनमें से सही आंसर आपको देना होता है, तो उनके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया कि ट्यूबरकुलोसिस इज काज्ड बाय टीबी बेसिलस, ठीक है, ट्यूबरकुल बेसिलस, लेप्रा बेसिलस, या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस। तो आप इसमें क्या आंसर लिखेंगे, टीबी बेसिलाई। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉलेरा इज काज्ड बाय, तो विब्रियो कॉलेरा उसमें आंसर है, उसके अंदर जो है ड्यू टू बैड एनवायरनमेंट या ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर। तो अब इसका जो असली आंसर है वो आंसर है आपका विब्रियो कॉलेरा। इसी तरह से आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि डिजीज स्प्रेड बाय द रैट इज प्लेग, उसके अंदर टीबी एंड जो है वेल्स डिजीज। अब ये तीनों लिखी हुई हैं, तो आपको इसका जो आंसर है उसमें लिखना पड़ेगा
कि डिजीज स्प्रेड बाय द रैट इज प्लेग। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनवायरमेंटल मीजल इज काज्ड बाय द वायरस, बैक्टीरिया और ए फंगस। तो आपको इसका आंसर जो देना है वो ये देना है कि दिस इज काज्ड बाय ए वायरस। इसी तरह से जो लेप्रोसी है, लेप्रोसी का व्हाट इज अदर नेम ऑफ द लेप्रोसी, यानी जो लेप्रोसी है उसका दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या इसका दूसरा नाम आप जानते हैं हैंसन डिजीज बोलते हैं। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज अदर नेम ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस जो विच डॉक्टर राइट्स। तो डॉक्टर जो है इसको कॉच डिजीज बोलते हैं, टीबी को जो है, तो इसका अदर नेम इज कॉच डिजीज। इसी तरह से कॉप्लिक स्पॉट क्या होते हैं, तो कॉप्लिक स्पॉट जो है, कॉप्लिक स्पॉट्स आर फाउंड इन विच डिजीज। तो उसमें लिखा है मीजल्स भी लिखे हैं उसके अंदर, टाइफाइड भी लिखा है उसके अंदर, उसमें ट्यूबरकुलोसिस भी लिखा है। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि भाई मीजल्स आंसर है इसका जो है, बाकी वो दोनों आंसर गलत हैं, तो उनको आपको नहीं लिखना है। अच्छा, इसके सिवाय आपका जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर के अंदर डिजीज स्प्रेड बाय द डॉग इज, एक तो उसमें लिखा है वेल्स डिजीज, एक उसके अंदर लिखा है आपके रेबीज, और उसके अंदर एक बीमारी लिखी है कि इसके द्वारा टिटनस भी हो जाती है। तो अब आपको इसमें से कौन सा आंसर लिखना, तो आपको इसमें आंसर ये लिखना है कि ये जो कुत्ते से होने वाली बीमारी है वो रेबीज होती है, और रेबीज इज ए वायरल डिजीज। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट 5 डिजीजेज विच आर काज्ड बाय ए वायरस। तो 5 बीमारियों के नाम बताइए जो कि वायरस से होती हैं, या 5 बीमारियों के नाम बताइए जो कि बैक्टीरिया से होती हैं। तो आपको उन बीमारियों के नाम लिखने जो आपके वायरस से होती हैं या इसके बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। इसके सिवाय अमीबोसिस इज काज्ड बाय, तो इसका आंसर जो है मतलब आपको एक ब्लैंक स्पेस है उसके आगे, तो उसमें आपको लिखना है कि इट इज काज्ड बाय द एंटामीबा हिस्टोलिटिका, अमीबोसिस जो होती है। इसी तरह से सिफिलिस इज काज्ड बाय द, तो आपको लिखना है कि इसमें ट्रिपेनोमा पैलिडम, यानी जो ट्रिपेनोमा पैलिडम है बैक्टीरिया, उसके द्वारा ये बीमारी होती है। अच्छा, इसी तरह से आपसे जो आप ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा जा सकता है कि मलेरिया इज काज्ड बाय, तो आपको लिखना है एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज लिखा हुआ है नीचे, वहाँ पे क्यूलेक्स भी लिखा हुआ है, वहाँ पे आपका जो है एडीजीजीटीआई भी लिखा हुआ है। तो तीनों में से आपका जो सही आंसर है वो आपको पता है कि फीमेल एनाफ्लीज होता है। तो इसी तरह से जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि लाइन इज यूज्ड फॉर, अब आप ब्लैंक स्पेस है तो अब आपको उसमें ये लिखना है कि फॉर द सैनिटेशन ऑफ ए डर्टी प्लेस। तो कोई गंदी जगह है तो उसको सैनिटाइज करने के लिए आप लाइन जो है वहाँ पर यूज करते हैं। अच्छा, हुकवर्म एंटर्स इन द बॉडी इन, वहाँ पे लिखा है एग फॉर्म, लार्वा फॉर्म और एडल्ट फॉर्म, आपकी बॉडी में कैसे एंटर करता है। तो इसका आंसर है कि इट एंटर्स इन योर बॉडी इन ए लार्वा फॉर्म। तो ये लार्वा के रूप में आपके शरीर के अंदर एंट्री कर लेता है। इसी तरह से द अदर नेम ऑफ टिटनस इज, तो आपको उसमें लिखना है कि लॉकजा, इस बीमारी को लॉकजा भी बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंट जो बीमारियां हैं इन बीमारियों के बारे में मोस्टली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देन डिजीज स्प्रेड बाय द सैंड फ्लाई, तो आपको इसमें लिखना है कि ये जो है ओरिएंटल सोर जो होता है और काला आजार जो होता है वो आपके सैंड फ्लाई से होता है। और ये जो लाउज होती हैं ये लाउज आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ ए पर्सन, तो इसमें ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा, तो आप इसमें लिखना है कि
हु इज हैविंग ए पुअर पर्सनल हाइजीन, जिसकी पुअर पर्सनल हाइजीन है तो उसको ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से आपसे डेफिनेशंस पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, इसको वेरीफाई बताइए। या आपसे एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि वॉयल वैक्सीन वॉयल मॉनिटर क्या होता है, तो वीवीएम जो होता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, ये इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से आपने देखा कि विभिन्न जो क्वेश्चंस हैं आपके इस पेपर में वो जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में अपने ने बात की है, और इनको आपको तैयार करना है। और अगला जो वीडियो है उसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आपके इस चैप्टर के वो मैं बताऊंगा आपको जो है। तो इस वीडियो को आप देखिए, इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको तैयार कर लीजिए, इनको शेयर करिए, इनको लाइक करिए, इनको सब्सक्राइब करिए। और ख़ास तौर से आपको जो है एक दो क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा होता है, या फिर जील नेल्सन स्टेनिंग जो होती है वो किस तरह से की जाती है, मलेरिया के लिए जो स्लाइड बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, इनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मैं जो हूँ एक अगला वीडियो कल फिर आपके सामने रखूँगा, जिस वीडियो को आप सेकंड पार्ट होगा इसका, आपकी सेकंड बुक का। और फिर अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं वो थर्ड बुक के लिए बनाऊंगा। तो आप एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिए, नहीं तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा इतनी मेहनत करने का। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को सिर्फ मेरे से नहीं सुनना, बल्कि इनको आपको याद भी करना है, इनका आंसर्स भी आपको आना चाहिए लिखने के लिए। तो मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस वीडियो। आप खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से भी मेरे को सब्सक्राइब करवाइए। ओके।